हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीके विद शुभम। तो हम लोग जो हैं मौलिक अधिकारों पे बात कर रहे थे और मौलिक अधिकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों ने पूरा कर लिया था। जैसे हमने पहले वीडियो में जो देखा था उसमें मैंने बात की थी कि जो समानता का अधिकार होता है उसकी बात हुई थी, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार हो गया था। आज जो है और धार्मिक शिक्षा और धार्मिक जो अधिकार थे, हमारे धार्मिक मौलिक अधिकार थे जो 25 से 28 तक का हिस्सा था, वो भी पूरा कर चुके थे। लेकिन आज जो है एक नए पक्ष की बात करते हैं, वो है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। क्या है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में? इसमें जो है शिक्षा एवं संस्कृति की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अब बात यह है कि आपको पता है कि 1947 में जो अधिनियम पास हुआ था, उस अधिनियम के अनुसार हमारा देश जो है दो टुकड़ों में बटा। एक तो जो इस्लामिक देश बना वो पाकिस्तान था और एक भारत देश बना। तो इस्लामिक देश बनने के बाद में जितने भी मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ लोग यहाँ भी रह गए जिनको अल्पसंख्यक बोला जाने लगा। तो अल्पसंख्यक का मतलब, अगर हम लोग बात करें कि अल्पसंख्यक की परिभाषा है क्या, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक की बात की गई है, तो हमारा संविधान, पूरे संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक की बात नहीं की गई है। कहीं भी उसको डिफाइन नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक होता क्या है, आखिर अल्पसंख्यक कौन सी चीज़ है। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं अल्पसंख्यक, उसका मतलब यही होता है कि एक्चुअली ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई बार बताया है कि अल्पसंख्यक का मतलब वही हुआ जो, मतलब मान लो किसी देश में 1000 लोग रह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि इसका 50% का मतलब 500 लोगों से अगर कम की जनसंख्या है किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी धर्म के लोगों की, विशेष धर्म के लोगों की, तो उनको अल्पसंख्यक में गिना जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की अल्पसंख्यक संख्या है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम लोग हिंदू रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पूरे देश में देखा जाएगा कि पूरे देश में कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं और कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने जैन हैं, कितने पारसी हैं। तो कई बातें हैं, अलग अलग थ्योरी हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की थ्योरी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे ओवरऑल देश की बात की है और पूरे देश में जितने भी लोग हैं उसमें अल्पसंख्यक गिना जाता है। तो अल्पसंख्यक हिंदू कहीं भी, पूरे भारत देश में कहीं भी अल्पसंख्यक हिंदू नहीं है। जैसे कई राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में चले जाओ तो हिंदू की संख्या 2% होगी, 4% होगी। तो अभी भी इस चीज़ पे केस चल रहा है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को क्यों नहीं इसमें गिना जा रहा है, क्योंकि उस राज्य में तो हिंदुओं की संख्या अल्पसंख्यक है। 50% से कम तो कम, उसमें बहुत परसेंट कम है, लेकिन नहीं गिना जा रहा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो ग्राम स्तर पे होनी चाहिए, कि ग्राम स्तर पे अल्पसंख्यक के हिसाब से देखा जाना चाहिए, उसी हिसाब से उसको सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी में आना चाहते हैं। तो 29 और 30 ये इसीलिए बनाया गया कि अल्पसंख्यकों के लिए उनको कोई समस्या ना हो, उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो संस्कृति है, उसको मतलब वो बिगड़ ना जाए, कहीं उसकी पीछे ना छूट जाए, और जो नई संस्कृति हम लोगों की चल रही है उन्हीं में उनको भी ना कहीं शामिल कर लिया जाए। तो ये बात कही गई थी। तो 29 और 30 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 क्या बताया गया है? अनुच्छेद 29 में, तो अनुच्छेद 29 में यह बताया गया है, क्या बताया गया है कि अपनी भाषा, कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का प्रावधान है। इसका क्या मतलब हुआ? भाषा का मतलब तो आप लोग भी जानते हैं, जो हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। कोई बाहर पता चला ईरान से कोई आदमी आया है, उसकी भाषा ईरानी है, तो ईरान से जो लोग आए वो भारत में रह गए, जिसको ईरानी बोलते हैं, तो वो भी अपनी भाषा को रख सकते हैं। ये बात संविधान में ही लिख दी गई, जिससे उन लोगों को भरोसा आ गया कि
जो है भारत देश केवल एक जाति का देश नहीं है, एक धर्म का देश नहीं है। यह पूरा संसार में जितने भी धर्म हैं उतने सभी धर्मों का देश है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है, जिसको पंथ निरपेक्ष भी संविधान की भाषा में बोलते हैं। लिपि मतलब जो हम लोग लिखते हैं, लिपि भी अपनी बचा के रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। और अपनी संस्कृति मतलब जो उनके त्यौहार हैं, जो उनका रहन सहन है, जो उनका बोलचाल की भाषा है, और जो भी चीज़ें हैं वो संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब चीज़ें बचा के रख सकते हैं। इनको जो है ऐसा नहीं होगा कि जितनी भी जो एक बहुसंख्यक समाज है उसकी ही भाषा के हिसाब से उनको रखा जाए, या उन्हीं की लिपि के हिसाब से, या उन्हीं के जो त्यौहार हैं उन्हीं के हिसाब से उनको चलना पड़े। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के हिसाब से चल सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 29 में लिखी गई है। अब बात आती है शिक्षा। तो शिक्षा की बात करेंगे तो अनुच्छेद 30 यह बात करता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो भी होंगे वो अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। मतलब जो भी अल्पसंख्यक वर्ग होंगे वो अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, इससे उनको कोई नहीं रोक सकता। और यह चीज़ संविधान में ही लिख दी गई। और इसके बाद में सीधी सी बात है, जब शिक्षण संस्थानों की स्थापना करेंगे तो उनका संचालन की भी बात आएगी। ऐसा तो नहीं है स्थापना पता चला उन्होंने कर दी और संचालन राज्य कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। स्थापना के साथ में संचालन भी है। स्थापना भी वही करेंगे और संचालन भी वही कर सकते हैं। कई मामलों में जो है राज्य से हेल्प ले सकते हैं, राज्य सरकारों से या केंद्र सरकारों से, उसकी अलग बात है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन खुद ही कर सकते हैं। केवल अल्पसंख्यकों की बात है ये। तो ये तो था शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। लेकिन अब हम बात करेंगे जो कि पूरे संविधान का, अगर मुझे 2, 4, 5 आर्टिकल्स चुनने को कह दिया जाए तो मैं केवल पूरे संविधान में 2-3 आर्टिकल चुनूंगा। तो सबसे पहले मैं अनुच्छेद 13 की और अनुच्छेद 32 की बात करूंगा, क्योंकि अनुच्छेद 13 ही है, उसी की वजह से हमारे मूल अधिकार बचे हुए हैं। उसी में यह लिखा हुआ है कि हमारे मूल अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, और छीनेगा भी अगर कोई संविधान संशोधन करता है तो मूल अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए वह न्यायिक पुनरावलोकन की बात अनुच्छेद 13 में कही गई है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 को नाम देते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की अगर बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। जब भी संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात आएगी तो केवल हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 32 में क्या लिखा हुआ है इसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट्स की बात की गई है। जब भी कभी कोई समस्या आएगी, सीधी सी बात है, हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें जो शुरुआती 5 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए ये जो छठा मौलिक अधिकार बनाया है, ये समझ लो 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों की रक्षा, छठे प्रकार का जो मौलिक अधिकार है ये वाला, वो रक्षा करता है उनकी। कैसे रक्षा करता है, किस प्रकार से करता है, इसको एक बहुत अच्छा कथन है कि इसको जो है B.R. अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्या बोला है, संविधान की आत्मा। किसने कहा है, B.R. अम्बेडकर जी ने। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आया है ऐसे कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है। तो किस अनुच्छेद की बात की गई है, अनुच्छेद 32 की बात की गई है इसके लिए। तो हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 में आखिर लिखा क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें अनुच्छेद 32 में लिखी गई हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि अगर हमने 32 की बात की है तो 31 की बात क्यों नहीं की। देखिए 31
जो 19 का एफ था, 19F, वही बात 31 में कही गई है। तो 31 की बात हम लास्ट में कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेटेड है, या तो मैं साथ साथ में बताते चलता हूँ आपको कि 31 में क्या लिखा हुआ है। देखो 31 अगर हम पढ़ने लगेंगे अनुच्छेद 31, उसी में इतना टाइम लग जाएगा, कितना लग जाएगा कि पूरा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए उसमें बहुत सारे कानून आ जाते हैं, जैसे उसमें जितने भी केसेस हुए हैं वो भी आ जाएंगे, तो उन सारे पर चर्चा एक अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन 31 पे लिखा क्या क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो 31 में 3 चीजें लिखी हैं, 31A, B और C। 31 संपत्ति के संबंधित कानून था, जो कि क्या किया गया, मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको क्या किया गया, इसको मौलिक अधिकार से, मौलिक, ये हमारा मौलिक अधिकार था, इसको चेंज कर दिया विधिक अधिकार में। बात समझ में आई? तो हमारा विधिक अधिकार, ऐसा किया क्यों? देखो सबसे बड़ी समस्या थी कि पहले जो देश आजाद हुआ था तो बहुत लोगों के पास जमींदारी बहुत ज़्यादा थी। किसी के पास 10,000 बीघे ज़मीन है, किसी के पास 5,000 बीघे ज़मीन है। अब समस्या ये थी कि देश में हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें ये भी लिखा है, 39 के ए पार्ट में ये लिखा हुआ है कि आर्थिक समानता भी लानी है। क्या लाना है? आर्थिक समानता। अब जैसे ही आर्थिक समानता की हम लोग बात करेंगे, किसी के पास 10,000 बीघे जमीन उसको मिल रखी है, कोई जमींदार है, और कोई बेचारा गरीब इतना है कि उसके वो साल भर अपनी रोटी के खाने के लिए भी पैदा नहीं कर पा रहा है, तो आर्थिक समानता कैसे ले आएंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह बात लिखी है। तो समस्या ये हुई कि जब भी सरकार जो है किसी की जो जमीन थी उनसे जमीन अधिग्रहित करती थी, उनसे जब छीनती थी, तो वो लोग चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट। क्यों चले जाते थे? क्योंकि वो उनके मूल अधिकार में है, उनके मौलिक अधिकार में ये बात कही गई है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार उनका क्या है? मौलिक अधिकार है। और जैसे ही सरकार उनसे उनकी जमीनें छीनती थी, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, और सुप्रीम कोर्ट साफ ये ऑर्डर दे देता था कि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती है कि उनके मौलिक अधिकारों का मूल अधिकारों का हनन हो। अब समस्या बड़ी थी, अगर देश में समानता लानी थी, आर्थिक समानता की बात करनी थी, तो आर्थिक समानता की बात करने के लिए क्या करना पड़ता? हमको उनकी ज़मीनें लेनी पड़ती, उनकी जो संपत्ति थी उसको कुछ हद तक अधिग्रहित करना पड़ता। तो बड़ी समस्या थी। तो इसलिए मूल अधिकार जो था हमारा, इस संपत्ति का अधिकार, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। इससे क्या हुआ? विधिक अधिकार के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और उनकी ज़मीनें छीनी गई, और देश में जो ग्राम सभा की ज़मीनें आप देखते हैं गाँवों में, वो वही ज़मीनें थी, और उनको देश के लोगों को काम करने के लिए उसको लागू किया गया। पहली बात करते हैं कि 1947 में आज़ादी मिली, 1950 के लगभग हमारा जो है संविधान लागू हुआ, और 1951 से ही चीज़ें चलने लगी थी कि हमको क्या करना है? भूमि सुधार करना है। अब भूमि सुधार का मतलब लैंड रिफॉर्म्स करने हैं। लैंड रिफॉर्म का मतलब ये था कि जो भी कागज थे खेती के, पता चला किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास है ही नहीं। खेती के कागज एक जो है एक डायरी में नोट थे। डायरी का मतलब पूरी तरीके से लिखित थे, कंप्यूटरीकृत नहीं थे, कोई भी चकबंदी का कोई वो कुछ नहीं था। तो पूरी तरीके से पिछड़े तरीके से हम लोगों का काम चल रहा था। लेकिन अब सरकार ने सोचा कि भूमि सुधार करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, और लैंड रिफॉर्म्स में बहुत सारे कानून लाने पड़ते हैं। तो इसलिए 1951 में जो पहला संशोधन है उसमें पार्ट ए में क्या कहा गया कि जब भी भूमि सुधार की बात होगी, किसकी बात होगी? जब भी भूमि सुधार की बात होगी तो क्या होगा? 31A में बताया गया ये, तो जो भी वादी होगा, जिसकी भी जमीन होगी, वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा जब भी भूमि सुधार की बात होगी। तो ये बात हो गई। फिर बी में क्या बताया गया? 31B में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। अब ये अनुसूची इतनी इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, ये रामबाण साबित हुई। कैसे? 9वीं अनुसूची जोड़ने का मतलब ये था,
कोई भी संविधान कानून बनाएगी, कोई भी आदेश पारित करेगी, कोई भी कुछ भी करेगी, तो वो 9वीं अनुसूची के अनुसार अगर कर देती है, अगर वो 9वीं अनुसूची के अनुसार कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर सुनवाई भी नहीं कर सकता है। ये जो है नेहरू जी ने कानून पास कराया और इस पे मोहर लग गई। अब राजा महाराजा लोग थे, जो जमींदार लोग थे, वो ये कह रहे थे कि ये 9वीं अनुसूची ही गलत है, ये भी यही संवैधानिक है। तो कई सारे केस आए, कई सारे वाद आए, इन सबकी बात एक ही वीडियो में करेंगे, जो कि 2-2.5 घंटे का मेरे ख्याल से वीडियो बनेगा, उस पर बात करेंगे किसी दिन। तो अभी आप बस यही समझ लीजिए कि 31A में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अगर भूमि सुधार की बात होगी और संपत्ति का अधिग्रहण होगा, और 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 9वीं अनुसूची का मतलब बस यही होगा कि अगर कोई कानून या आदेश या संविधान संशोधन या अध्यादेश कोई भी चीज़ 9वीं अनुसूची के अनुसार आता है, 9वीं अनुसूची में वो चीज़ डाल दी जाती है, तो क्या होगा, 9वीं अनुसूची में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, चाहे भले ही वो मौलिक अधिकार क्यों ना हो। ये बात कही गई। अब C की बात आती है, तो 31C में क्या बात कही गई है, इस पे बात करते हैं। 31C में क्या हुआ था कि 25वां संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया, C पॉइंट जोड़ा गया, और उस पॉइंट में क्या बताया गया हमको कि 25वें संविधान संशोधन 31C के अनुसार जब भी मूल अधिकारों की बात आएगी, मूल अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, FR लिख लेते हैं इसमें, फंडामेंटल राइट्स, और एक होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं DPSP, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार हमें मिले हैं, DPSP राज्य को मिले हैं, जो संविधान सभा हमको बता के गई थी, राज्य को बता के गई थी कि ये आपको आने वाले सालों में काम करने हैं, वर्षों में काम करने हैं। अब 39A की बात माने तो 39A में क्या लिखा हुआ है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, आर्थिक समानता कैसे होगी जब संपत्ति का अधिकार इसमें है, उनसे संपत्ति छीन ही नहीं पाएंगे, तो आर्थिक समानता की बात ही खत्म हो गई। तो बड़ी समस्या थी, आर्थिक समानता कैसे होती, ये इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन था। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करने के लिए एक संशोधन किया गया, वो था 25वां संविधान संशोधन। इसमें 31C जोड़ा गया, उसमें बताया गया जब भी इस मामलों में मूल अधिकार और DPSPs के बीच में टकराव होगा तो सबसे ज्यादा, मतलब जिसका वजन ज्यादा होगा, वो होंगे DPSPs। क्यों? क्योंकि इनमें आर्थिक जो है समानता की बात की गई है, और ये जो है इनका कोई दायरा नहीं होता है, ये मतलब इनको मान्य नहीं होता है। ये जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति इनको लेकर जाएगा कोर्ट में तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। ये है हमारे पास मूल अधिकार हैं, DPSPs नहीं हैं। जब इनका वजन ज़्यादा हो जाएगा, यह ज़्यादा प्रभावी होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कोई केस लेके नहीं जा सकता। तो ये बात इसमें कही गई थी। तो 31A में क्या बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अगर भूमि अधिग्रहण की बात आएगी, भूमि सुधार की बात आएगी, और 31B 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई, और 25वां संविधान संशोधन में C पार्ट जोड़ा गया 31C, जिसमें कहा गया कि मूल अधिकार और DPSPs इन मामलों में अगर कभी टकराएंगे तो क्या होगा, हमेशा DPSPs का जो है वजन ज़्यादा होगा। वजन का मतलब उनको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। तो ये बात 31 में कही गई थी। तो अब बात कर लेते हैं आगे चल के, चाहिए तो नोट कर लीजिए आप। तो 31 की तो बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 32 की, कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 32 मैंने बताया, क्या बताया, कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। कौन सा? अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। तो अनुच्छेद 32 की बात करते हैं अगर, तो इसमें भी पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 32 का 1।
अनुच्छेद 32 के 1 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो क्या होगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा, एससी होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, वह 5 प्रकार की याचिकाओं को रिट भी बोलते हैं, रिट जारी कर सकेगा। अब ये क्या है 5 प्रकार की तो मैंने बताया था कि जो भी अनुच्छेद 5 तक हैं उनका संविधान में अगर पूर्ण तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो अनुच्छेद 6 की तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 5 तरीके से याचिकाएं जारी कर सकता है और उनको सुधार सकता है, जो भी चीज़ें जो समाज में गलत हो रहा है। तो ये तो 32 के 1 में लिखा हुआ है, 32 फर्स्ट में। 32 सेकंड में भी कुछ बात लिखी है, 32 का 2, इसमें क्या बात कही गई है? इसमें ये जो 5 प्रकार की याचिकाएं होंगी इनकी बात कही गई है। इनके नाम मैं लिखवा देता हूं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नाम सुना होगा खूब, हेबियस कार्पस। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो जो है जेपी जो थे और वो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गुजरात में आंदोलन चल रहे थे। गुजरात की सरकार मोरारजी देसाई ने बिल्कुल गिरा ही दी थी। क्यों? क्योंकि हॉस्टल में मेस में फीस ज़्यादा हो गई थी। इस चक्कर में वो आंदोलन शुरू हुआ एक छोटे से कॉलेज से और वो पूरे गुजरात में व्याप्त हो गया। इतनी ज़्यादा हिंसा हुई और इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी कि वो सरकार गिर गई, सरकार को गिरा दिया गया। उसी तरीके से बिहार में भी आंदोलन चल रहा था। हालांकि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी एक ही पार्टी के थी पहले, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के होड़ में इनमें थोड़ा सा टकराव हो गया और बात मुद्दा ये आ गया था कि इंदिरा गांधी चाह रही थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाए और उस समय मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के वित्त मंत्री थे और मोरारजी देसाई को यह बात पता चलनी चाहिए थी कि बैंकों का वित्तीकरण, ये जो राष्ट्रीयकरण हो रहा है। तो इंदिरा गांधी ने ऐसे अनाउंस कर दिया, वो वित्त मंत्री थे, उनसे बिना पूछे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम लोग करेंगे। तो इस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी भी छोड़ दी। पार्टी छोड़ के आती, पार्टी उन्हीं की रही लेकिन इंदिरा गांधी को अलग निकाल दिया था। तो इंदिरा गांधी ने अलग पार्टी बना ली थी कांग्रेस आई के नाम से, कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस। तो इस समय इतनी समस्या हो गई थी तो फिर आगे चल के थोड़ा सा और टकराव बढ़ा और जेपी और इनकी जो भी रैलियां हो रही थी तो उन रैलियों में इन्होंने एक बात ये कह दी थी कि जितने भी यहाँ पे पुलिस वाले हैं, जितने भी बहुत बड़ी संख्या में 7 लाख की संख्या में रैली में लोग आए थे, दिल्ली में रैली हुई थी, उन्होंने ये कह दिया था जेपी ने और मोरारजी देसाई ने कि जो भी यहाँ के पुलिस वाले खड़े हुए हैं सिक्योरिटी में, जो भी आर्मी के लोग हैं, जो भी अर्धसैनिक बल हैं, वो सरकार की जो सरकार बात बोल रही है उनकी बात खारिज कर दें, उनकी बात ना माने। क्यों ना माने? क्योंकि सरकार हमारे साथ जो है गलत कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। तो इस बात को लेके इंदिरा गांधी ने सोचा कि ये अच्छा पॉइंट है, इसको लेके उन्होंने इमरजेंसी की ही बात कर दी। इमरजेंसी की बात हुई तो रातों रात इमरजेंसी लगा दी गई। अब इमरजेंसी में क्या हुआ? इमरजेंसी में कानून ये होता है कि जो भी चीज़ें, जैसे सशस्त्र विद्रोह की बात होती है, ये तो 1992 के बाद बातें कही गई, लेकिन उससे पहले जो इमरजेंसी की बात थी, उस इमरजेंसी में बातें क्या कही गई थी कि अगर घरेलू युद्ध हो, और घरेलू युद्ध की बात क्या हुई कि जब उन्होंने विरोध की बात कह दी अपने सेना से ही, अपने पुलिस से ही, तो इस बात को लेके उन्होंने इमरजेंसी की पृष्ठभूमि रच दी और वो इमरजेंसी लगाने के बाद में जेपी हुए, चाहे मोरारजी देसाई हुए, और 13,000 से अधिक लोगों को जो है उसी रात के बाद में गिरफ्तार किया गया। छोटे मोटे से नेताओं से लेके बहुत बड़े नेताओं तक को गिरफ्तार कर लिया गया। वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ही हुआ था। हैबियस कार्पस केस बाद में हुआ, बिना कारण बताए उनको उठा लेना, यही इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये रिट बाद में जारी की गई नहीं की गई वो तो बात की बात है, लेकिन इसी का केस जो था मीसा कानून के तहत
मीसा कानून अगर बोलें तो मीसा कानून के तहत उसमें गिरफ्तारी हुई थी। इमरजेंसी पे एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जितने भी ये चीज़ें हुई हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे भूमि सुधार हो, चाहे इमरजेंसी की बात हो, और जितने भी बड़े बड़े केसेस हुए हैं इतिहास में, जो कि 1950 के बाद में और 1950 से 2000 के बीच में जितनी भी बड़ी बातें हुई हैं वो हम नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसको, इस पे बात होगी, तो इसी के बीच में हम लोग बात बताएंगे। तो अभी हम लोग दूसरी बात करते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात हो गई। अब हम दूसरी रीट की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं परमादेश। और तीसरा परमादेश होता है और तीसरा होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, या इसको पहले लिख लेते हैं अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा। चौथा है उत्प्रेषण। और पांचवा और लास्ट कौन सा है? प्रतिषेध। तो ये 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 के सेकंड पॉइंट में यह बताई गई हैं। अनुच्छेद 32 के एक पॉइंट में यह बताया गया कि 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। उन 5 प्रकार की रिटों के नाम किस में लिखे हैं? 32 के सेकंड में। और एक बात मैं आपको और बता दूं, 32 के थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? 32 के तीसरे स्थान पे 32 का जो थर्ड है, 32 थर्ड, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें यह लिखा हुआ है कि संसद चाहे तो, संसद चाहे तो ये जो रिट जारी करने का कार्यक्रम होता है, यह निचली अदालतों को, मतलब निचली अदालतों में कौन से आते हैं? सत्र न्यायालय ही आता है, न्यायालय, और जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होते हैं, वो आता है। तो सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है अगर संसद कानून बनाए तो। यह 32 थर्ड में यह बात कही गई है। सीधी सीधी बात हम कहें तो संसद कानून बनाए तो ये याचिकाएं छोटी अदालतें जो होती हैं वो भी जारी कर सकती हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है। अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही यह याचिकाएं जारी कर सकता है। तो ये तो बात हो गई अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32(1), 32(2) और 32(3) की। लेकिन अब इन चीज़ों की बात कर लेते हैं कि आखिर बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता क्या है। इसको इंग्लिश में हेबियस कार्पस बोलते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है। समझते हैं क्या होता है, इन सभी का मतलब समझते हैं एक तरफ से। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि ये जो है SI की वैकेंसी आई हुई है उसमें 100% इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। UP-SSC की वैकेंसी आने वाली है, SSC की तो चल ही रहा है, धीरे धीरे हिसाब किताब चलता है उसका। और यूपी पुलिस में और भी वैकेंसी, कांस्टेबल की भी मुझे लगता है कि 2-4-5 महीने में इसका नोटिफिकेशन जो आ जाए, जो 51,000 की बात हो रही है वो भी आ जाए। टीचर की भी वैकेंसी 51,000 की बात चल रही है। बहुत सारी वैकेंसीज की बात चल रही है और 2022 में चुनाव के कारण हो सकता है कि वैकेंसियों की भरमार आ जाए एक साथ में। इतनी आ जाए कि आप जो है एक साथ में 2-2 नौकरी लग जाएं आपकी। तो पहले से ही बधाई दिए दे रहे हैं हम आपको। तो हम लोग बात करते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं और इसके आगे जितने भी ये जो याचिका हैं उनकी बात करते हैं। तो पहली याचिका है, फर्स्ट याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको इंग्लिश में बोलें या हेबियस का, लैटिन भाषा में बोलें तो हेबियस कार्पस बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह होता है कि शरीर सहित प्रस्तुत करना। अब इसका मतलब क्या हुआ? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को उसने कोई काम, ऐसा गलत काम, कोई विधि के विरुद्ध कोई ऐसा काम किया भी नहीं है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। संवैधानिक भाषा में बोलें, अवैध रूप से गिरफ्तार
कर लिया जाता है तो क्या होगा, तो यह रिट जारी की जाती है। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और ये उसमें कहता है कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, पूरी जांच के बाद में यह करता है पूरी उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, और इसके बावजूद जिसने भी ये कार्य किया है, अवैध रूप से उसको गिरफ्तार किया है, उस अधिकारी के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट कहता है, संविधान में लिखी हुई है, किसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण में। दूसरी बात करते हैं, दूसरी रीट है परमादेश। परमादेश को क्या बोलते हैं? परमादेश को लैटिन भाषा में बोलते हैं मैंडमस। मैंडमस। अब इसका मतलब क्या हुआ है? मैंडमस का मतलब क्या होता है भाई बताओ? इसमें लिखा हुआ है हम आदेश देते हैं। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। किस चीज को आदेश देते हैं? कोई भी संस्था अपने निर्धारित कार्यों को नहीं करती है। कोई भी संस्था अपने जो निर्धारित कार्य होते हैं, अपने निर्धारित कार्यों को नहीं करती है, तब सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करता है। परमादेश आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब समझ ही जाएंगे क्या होता है। परमादेश का मतलब परम आदेश, मतलब सबसे बड़ा आदेश, इससे बड़ा कोई आदेश नहीं। परमादेश जारी करेगी और निर्धारित कार्यों को जो संस्था नहीं कार्य कर रही होगी, अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर रही होगी, तो यह मैंडमस जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये बात कही गई है। तीसरी कौन सी है? तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन जिसको बोलते हैं। तो प्रतिषेध में कौन सी बात कही गई है उस पर भी बात करते हैं। प्रतिषेध में क्या कहा गया है कि प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन जब कोई संस्था या कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति, शादियां चल रही हैं, शादियों का माहौल है, पटाखे फूट रहे हैं संस्था या कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो क्या होता है कि प्रतिषेध नामक याचिका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब इसका एक मैं उदाहरण देता हूं। जैसे शहर में दो लोग होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं, एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जो पूरे जनपद का अधिकारी होता है। सिटी मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जो केवल शहर का अधिकारी होता है। अब पता चला जैसे मैं हरदोई शहर में रहता हूँ, तो हरदोई शहर में जैसे एक गांव का क्षेत्र पड़ता है, जैसे पाली पड़ता है, तो पाली का मामला सिटी मजिस्ट्रेट जो है, शहर का मजिस्ट्रेट, वो नहीं देख सकता। अगर वो ऐसा देखता है और सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ यहाँ पहुँच जाती है कि इन्होंने उस पर अधिकार अपना जताया है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गए हैं, तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध वाली जो है रिट जारी करेगा, उनसे कहेगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए। मतलब कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मत जाइए, ये बात इसमें कही गई है। तो अगली है उत्प्रेषण। इसको बोलते हैं सर्सियोरी। अगर मैंने गलत लिखा हो तो आप मुझे टोक दीजिएगा। टोकेंगे कैसे? कमेंट कर दीजिएगा। और कुछ पूछना हुआ कर तो कमेंट में पूछ लिया करो, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसको क्लियर कर दूं। तो सर्सियोरी में क्या बताया गया है कि यह उच्चतम न्यायालय निचली न्यायपालिकाओं को सुनवाई से मना कर देता है। जैसे निचली जो अदालतें हैं, निचली अदालतें, अदालतों को कार्य से रोकना, मतलब सभी मामलों में नहीं, कोई खास मामला आ गया तो वो उत्प्रेषण सर्सियोरी जारी करेगा, एक याचिका जारी करेगा। कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और उससे बोलेगा कि ये केस ऊपर भेज दो, मेरे पास भेज दो, सुप्रीम कोर्ट के पास
भेज दो, ये बात करता है। अगली बात करते हैं अधिकार प्रच्छा की। अधिकार प्रच्छा क्या होता है? अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अधिकार प्रच्छा, इसको बोलते हैं को वारंटो, तो को वारंटो बोलते हैं उसको। अधिकार प्रच्छा का मतलब यही होता है कि यदि आप किसी भी ऐसे पद पे पहुंच गए हैं, मतलब किसी भी पद पे पहुंच गए हैं लेकिन अवैध रूप से सार्वजनिक पद को ग्रहण किया हो। अब कोई सार्वजनिक पद हो, पता चला पब्लिक सेक्टर की कोई काम है, उसमें आपने अवैध रूप से, आपके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आपने फर्जी कागज, फर्जी दस्तावेज बनवा के आपने वो चीज़ें ग्रहण कर ली हो, वो पद ग्रहण कर लिया हो, और सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चल गई, तो सुप्रीम कोर्ट अधिकार प्रच्छा नामक, को वारंटो नामक क्या करेगा, एक रिट जारी कर देगा, और उस रिट पे उसको दंड उसका भी शामिल होगा, और उसके साथ साथ में उसका पद भी छीन लिया जाएगा। ये भी बात कही गई है। तो ये तो मुख्य बड़ी बड़ी बातें थी जो हमने बात कर ली। अब हम एक बात करेंगे कि जो याचिकाएं होती हैं, क्या केवल सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकता है? क्या हाई कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होती? बिल्कुल होती है। हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावर होती है। एक आपको बताते हैं, एक याचिका हाई कोर्ट जारी करता है, इसको इंजंक्शन बोलते हैं, इंजंक्शन होता है। इसमें अग्रिम जमानत की बात बोलते हैं, अग्रिम राहत शब्द यूज किया गया है। अग्रिम राहत जो दी जाती है वो हाई कोर्ट ही दे सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी पावर नहीं है, वो सत्र न्यायालयों में भी पावर नहीं है कि अग्रिम राहत की बात कर दे, वो केवल हाई कोर्ट जारी करता है। ये 5 तो जारी ही करता है, प्लस शुरुआती 5 जो होती हैं ये हाई कोर्ट जारी करता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। तो जब भी याचिकाओं की बात आएगी तो अनुच्छेद 266 के तहत हाई कोर्ट याचिकाएं जारी करेगा, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। यह बात कही गई है। एक बात और कही गई है कि इसमें जो है हाई कोर्ट की पावर यह भी ज़्यादा होती है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों की याचिकाओं को सुनता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है हमारी जो विधिक याचिकाएं हैं, विधिक याचिकाओं की भी सुनवाई करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट, 266 के हिसाब से, 266 के अनुसार। तो ये तो बात हो गई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। अनुच्छेद 32 की, अनुच्छेद 32 जरूर पढ़िएगा आप, एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करते हैं इसके बाद में जो अनुच्छेद 33 है, अनुच्छेद 34 है, अनुच्छेद 35 है, यह ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि एक साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए। वैसे आमतौर पे लोग पढ़ाते नहीं हैं इसको क्योंकि कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग एक तरफ से अनुच्छेद पढ़ते आ रहे हैं। तो अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। अनुच्छेद 33 में क्या लिखा गया है कि सैन्य जो होते हैं, सैन्य के जवान होते हैं, सेना के जवान होते हैं, सैन्य जनों, अर्धसैनिक बल, पुलिस, सैन्य जन का मतलब चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या कोई भी सेना हो, चाहे थल सेना हो, कोई भी सेना हो, वो सैन्य जन के अंतर्गत आती है। सैन्य जन, अर्धसैनिक बल, पुलिस, कोई भी चीज हो, उसके जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार उसको सीमित किया जा सकता है, सीमित कर सकते हैं। कौन करेगा? सर्वोच्च कौन है देश में? संसद। तो संसद ही करेगी। तो इनके मूल अधिकारों को
सीमित किया जा सकता है। अब सीधी सी बात है, जैसे कोई एजेंसी है, रॉ एजेंसी है हमारे देश में, इंटेलिजेंस एजेंसी है, अब उसके बहुत सारे मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं नौकरी लगने के बाद में ही। आप अपनी पहचान नहीं बता सकते, आप जो है मतलब एक तरीके से जीने का अधिकार भी एक तरीके से छीन लिया जाता है। आप उनको किसी भी दूसरे देश में भेज दिया जाता है उनको पड़ताल के लिए, और उनके मरने के बाद में उनकी गारंटी भी नहीं ली जाती है कि हमारा व्यक्ति है। तो एक तरीके से मरने का अधिकार छीनना हुआ। फिर से पटाखे फूट रहे हैं, खैर उसको इग्नोर कीजिए। तो ये बात कही गई, मूल अधिकार को सीमित संसद कर सकती है, किसके? सैन्य जन के, अर्धसैनिक बल के और पुलिस के। अनुच्छेद 33 के बाद में अनुच्छेद 34 की बात करें तो अनुच्छेद 34 में बताया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू हो जाए। कौन सा? सैन्य अधिनियम, मार्शल लॉ इसको बोलते हैं, मार्शल लॉ। मतलब आपने सुना होगा कि तख्ता पलट हो जाता है, तो वो भी एक तरीके से यही होता है कि सेना, मतलब संसद में कोई नहीं है, किसी में नहीं है, सेना उस देश का कमान संभाल रही है, किसी क्षेत्र का कमान संभाल रही है, तो उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। इसका जो है, इसमें अगर ऐसा हो जाता है कि कभी मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है? संसद करती है। तो ये बात हमारे संविधान में कही गई है अनुच्छेद 34 के अनुसार। और अनुच्छेद 35 में बहुत अच्छी बात कही गई है कि अनुच्छेद 35 में यह बताया गया है कि कुछ संविधान के जो मामले हैं, कुछ अनुच्छेद जिनमें केवल संसद ही कानून बना सकती है। तो यह बात कही गई है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें केवल संसद ही कानून बना सकती है। कौन से वो मामले हैं? जैसे हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 16 का 3 मामला, जिसमें यह बताया गया है कि निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी खास जगह के लोगों को नौकरी देनी हो तो संसद ऐसा कर सकती है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की बात कर सकती है। वैसे ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 का 3, अनुच्छेद 32 का 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। तो 33-34 तो हम लोग पढ़ ही आए हैं। अनुच्छेद 32 का 3 देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 का 3 भी पढ़ चुके हैं। क्या इसमें कहा गया है कि संसद चाहेगी तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अलावा भी सत्र न्यायालयों को भी ये याचिकाएं जारी करने की बात कह सकती है। इसका संसद का मतलब ये है, संसद चाहे तो ये कर सकती है। और 33 और 34 तो आपको पता ही है क्या बातें कही गई हैं। तो सीधी सी बात है, आज जो है हमारा मूल अधिकार का जितना भी पोर्शन था, जितना भी बचा हुआ था, वो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार आज कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी 3 वीडियो आए हैं उन तीनों को आप तैयार कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं। चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी SSSC हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें आएंगी। हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें आएंगी, अलग अलग तरीके से आएंगी। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मौलिक अधिकार का पोर्शन बहुत अच्छा होता है, हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं, जिसमें यूपीएसआई में तो लगभग मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन आने ही आने चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिए, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो उसको बचा के रखिए। धन्यवाद।